आप सब? ऑल गुड। चलिए हमारी आगे की क्लास स्टार्ट करें हम मैकेनिक्स की। कल क्या पढ़ा था हमने? किसी को वहाँ तक में कुछ भी दिक्कत हो जितना हमने पढ़ा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैकेनिक्स यूनिट कौन सी चल रही है हमारी? सेकेंड, यूनिट सेकेंड, ठीक है। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हम इसमें डिस्कस कर रहे थे टक्कर। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैकेनिक्स की क्लास है हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, और उसमें हम यूनिट 2 कर रहे हैं अभी, जिसमें हम आगे के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए आप जहाँ से यूनिट सेकेंड स्टार्ट हुई है आप वीडियोज वहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम इसमें जो टॉपिक लेटेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है टक्कर, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ टक्कर। अभी हम पहले प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कल हमने देखा था कि सीधी प्रत्यास्थ टक्कर जो भी किसमें वन डायमेंशनल, एक विमीय, हम इसमें द्विविमीय भी पढ़ेंगे, 2D में भी पढ़ेंगे टक्करों को, बट अभी पहले हम 1D में कर रहे थे। कल हमने प्रत्यास्थ टक्कर देखा था 1D में कि जब कोई दो कण एक दूसरे के साथ कैसे सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, इनके द्रव्यमान m1 m2 हो और प्रारंभिक वेग क्या माना था हमने, u1 u2 हो, ठीक है। उसके बाद हमने माना कि दोनों कणों ने टक्कर की, तो इनकी टक्कर की स्थिति ये थी, ये टकराने से पूर्व की स्थिति थी, ये टकराने के बाद की स्थिति थी, या टकराने के समय की स्थिति जब ये दोनों बिल्कुल चिपक गए, और टकराने के बाद में फिर दोनों अलग अलग वेग के साथ में फिर गतिशील हो गए, तो इनका वेग क्या हो गया, v1 और v2। क्लियर, ठीक है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको भी पता है कि जब भी कोई टक्कर होती है, हम किसी से टकरा गए तो हमारे वेट में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है हम हल्के हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, सेम थिंग। तो यहाँ पे टक्कर में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ कणों के वेग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा हमने पहले ये माना था कि माना कि यहाँ पे ये जो m1 कण है, m1 द्रव्यमान का कण है, इसका वेग u1 ग्रेटर देन है u2 से। कि हमने ये माना कि भाई जैसे देखो मान लो दो गाड़ियां चल रही हैं, ये आगे वाली गाड़ी है, ये स्लो चल रही है अपनी स्पीड में, ठीक ठाक स्पीड में, ठीक है, बिल्कुल स्थिर नहीं है। हमने u1 का मान u2 से ज्यादा माना, लेकिन u2 को हमने 0 नहीं माना है, ठीक है ना। तो इसका मान कैसा है, ये अपने एक नियत वेग से गतिशील है, और पीछे वाला जो है, पीछे की गाड़ी वाला मान लो वो आ रहा है बहुत फास्ट स्पीड में, ठीक है ना, उसको पता नहीं किस बात की जल्दी है, वो फास्ट स्पीड में आता है और आते ही इसको पीछे से टक्कर कर देता है, इस पे ठोक देता है इसको पीछे से, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है कि जब ये दोनों अलग अलग वेग से गतिशील है, u1 का वेग लेकिन सॉरी m2 द्रव्यमान का वेग जो u2 है वो थोड़ा कम होगा, जबकि m1 जो है u1 वेग से गतिशील है, ये u1 का मान ज्यादा है, तो ये ज्यादा फास्टली आता है। पीछे से जैसे ही टकराए तो ये दोनों बिल्कुल चिपक गए, ठीक है ना, बिल्कुल दोनों एक ही स्थिति में आ गए, और टकराने के बाद में फिर दोनों कैसे अलग अलग वेग से गतिशील हो गए। अब ये वेग अलग क्यों माना, क्योंकि हम डेली रूटीन में भी देखते हैं, अगर हम किसी चीज से टकराए तो टकरा करके क्या हमारे वेग में परिवर्तन तो होता ही है, या तो हम रुक जाते हैं, या अचानक से धीरे चलते चलते हम फास्ट हो जाते हैं, या फास्ट चलते चलते हम स्लो पड़ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ भी हम यही देखेंगे कि भाई ये स्लो चल रहा था, इसको इसने पीछे से आकर के टक्कर मारी, तो टक्कर मारने से उसको तो धक्का लगा तो वो तेज दौड़ जाएगा ना, तो इसका जो u2 था पहले वेग जो u2 u1 से कम था, जबकि बाद में इसका जो v2 वेग है वो v2 क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा। पहले u2 m2 द्रव्यमान का जो वेग था वो कम था m1 के वेग से, जबकि टकराने के बाद में क्या होगा, इस m2 का वेग बढ़ जाएगा, m1 का वेग कम हो जाएगा। क्यों, इसने तो उसको टक्कर मार दी, इसने एक तरीके से अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी m2 को,
तो M2 को तो वेट ज़्यादा मिल गया, उसको धक्का लग गया, पीछे से उसको एक सपोर्ट मिल गया और वो तो आगे की तरफ चल पड़ा और ये अपनी एनर्जी उसको देकर के खुद थोड़ा सा स्लो पड़ गया। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने देखे थे कि टक्कर के बाद ये जो कणों के वेग v1 v2 है, इनके मान क्या आते हैं, ये हमने निकाले थे दोनों वेगों के मान। और उसके बाद हमने 3-4 हम केस पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो स्थिति देखी थी कि यदि दोनों द्रव्यमान बराबर हो तो क्या होगा। दूसरा हमने देखा था कि यदि टक्कर से पहले M2 अगर बिल्कुल विराम अवस्था में हो, उस अवस्था में क्या होगा, है ना। और हमने इसमें ये केस भी देखा था कि ये जो पहला M1 द्रव्यमान है, अभी जैसे हमने बोला कि M1 द्रव्यमान अपनी एनर्जी M2 को ट्रांसफर कर देगा। कितनी ट्रांसफर करेगा, कितनी गतिज ऊर्जा ये M2 को देगा, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमारा Kf का मान कितना आया था, इक्वल टू 1। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी 100% एनर्जी इसने M2 द्रव्यमान को ट्रांसफर कर दी, जिसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन अवमंदन, न्यूट्रॉन्स का अवमंदन, हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी हम इस फैक्टर का यूज करेंगे कि कैसे ये अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी आगे वाले कण को दे करके और खुद की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल शून्य हो जाती है उसकी। ठीक है ना। तो ये दो केस पढ़े थे, यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर आगे चले हम, आगे थर्ड फोर्थ केस है हमारे एक दो और, उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और जिन स्टूडेंट को ये सारी बातें डिटेल में पढ़नी है वो इससे पहले वाला, इससे प्रीवियस सारे वीडियोस देखिए, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स है तो नोट्स तो आप लोग कंटिन्यू बना ही रहे होंगे। जितना मैं एटलीस्ट लिखती हूँ, जितना यहाँ पे लिखवाया जाता है, अगर इतना भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं और एग्जाम में उसके बाद आपको बुक की जरूरत नहीं पड़नी है, अगर आप इतनी चीजें भी बिल्कुल सही से लिख करके आते हैं तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट यहाँ जितना एक्सप्लेन किया जाता है उसे बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको यहाँ साथ के साथ न्यूमेरिकल्स तक भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स को कीजिए तो आपकी थ्योरी, न्यूमेरिकल, हर टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे दूर की जा रही है। उसके बाद हाँ, उनको सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप वापस पूछ सकते हैं, इसके लिए भी आपको कहा गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला केस देखते हैं। एक बार पहले कल हमने दोनों वेगों के मान क्या निकाले थे, v1 और v2। देखो v1 का मान हमने क्या निकाला था, m1 माइनस m2। आप लोगों के पास तो लिखा ही होगा, आप लोग वापस मत लिखना, इंटू में u1 वेक्टर। ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ये था, ये शायद हमारा समीकरण नंबर 5 था। ठीक है, समीकरण नंबर 5 था। और ऐसे ही हमने यहाँ से किसका मान निकाला था, b2 का। तो b2 का मान हमने यहाँ से जस्ट अपोजिट करके आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप लोगों को साथ के साथ में तरीका भी बता देती हूँ, एग्जाम में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपने पहला मान निकाल लिया सॉल्व करके, v1 का मान सही आ गया, अब आपको v2 निकालना है तो v1 का जस्ट अपोजिट करते जाओ। जैसे v1 में पहली टर्म ये है, ये दूसरी है, तो v2 में पहले आप दूसरी टर्म इसको उठा करके लिखो। अब इसमें चेंज क्या करोगे, यहाँ जैसे m2 u2 आ रहा है, इसकी जगह आप m1 लिख दो, अपॉन में m1 प्लस m2 रहेगा ही, क्योंकि वो तो कुल द्रव्यमान है तो वो तो v2 में भी उतना ही रहना है। u2 की जगह u1 कर दो, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे m1 माइनस m2, इसको आप उल्टा कर दो तो उल्टा करके इसको आप क्या लिख सकते हो, m2 माइनस m1, बटे में m1 प्लस m2 रहेगा ही, और इंटू में u1 वेक्टर को आप उल्टा करके क्या लिख दो, u2 वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर हमारी 6 थी है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आप एक इक्वेशन से ही दूसरी, मतलब आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि आपने सही है निकाली है या नहीं ये इक्वेशन। ठीक है ना, चेक करने का एक तरीका है भाई दोनों आपको, क्योंकि बीएससी में तो आप लोगों को क्या होता है, पूरी डेरिवेशन करनी होती है, इसलिए तो आप शॉर्ट में लिख के मत आना कि ये है ऐसी, इसी तरीके से v2 का मान ये आ जाएगा, तो वो मार्क्स में शॉर्ट में ही देके जाएगा, फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा इसलिए। ठीक है ना, लेकिन
एक चेक करने का तरीका है कि सही है या नहीं है। तो आप जैसे v1 का मान हमने पहले सॉल्व करके निकाल लिया, हम v2 यहाँ से चेक करते कि जस्ट उल्टा करते हमारे पास क्या मान आ रहा है। तो इसकी सेकेंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म बनाओ, 2 एज इट इज आ जाएगा। टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2 है तो वो उतना ही रहेगा। चेंज कहाँ करना है, इसमें m2 u2 आ रहा है उसकी जगह m1 u1 कर ले, प्लस अब इसका पहला टर्म को दूसरा टर्म बनाओ, m1 प्लस m2 कुल द्रव्यमान एज इट इज रहेगा। लेकिन उल्टा क्या करना है, m1 माइनस m2 को, तो इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 और u1 की जगह u2 वेक्टर कर दो, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है ना, एक चेक करने का तरीका हो गया। अब देखो इसमें कल हमने 2 केस पढ़ लिए थे, आप लोगों को ये नहीं लिखना, आप लोग उसके नेक्स्ट लिखो केस थर्ड। तीसरी स्थिति हम क्या मान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों द्रव्यमानों की हमने 2 स्थितियां क्या मान ली कि पहला तो दोनों का द्रव्यमान समान रहे, m1 m2 दोनों का मान m के बराबर रहे। दूसरा हमने मान लिया कि m2 बिल्कुल स्थिर है और m1 अपने वेग से गतिशील रहेगा, ठीक है ना। तो हमने u2 का मान उसमें कैसे मान लिया था, 0 मान लिया था। अब हम तीसरी स्थिति ये मान लेते हैं कि यदि m2 कण m1 की तुलना में बहुत भारी हो, m2 कैसा हो, यदि m2 कण m1 की तुलना में बहुत भारी हो, अर्थात बहुत भारी से हमारा मतलब क्या कि m2 का मान ग्रेटर देन हो m1, इतना ज्यादा हो m2 से, मतलब 3 टाइम ज्यादा के लगभग बराबर हम मान सकते हैं कि ये मान हो। तो यहाँ से हमारे इन दोनों वेगों के मान m1 और m2 इन दोनों पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हमें ये चीज चेक करनी है कि m1 m2 का द्रव्यमान ज्यादा होने से हमारे इन दोनों जो अंतिम वेग है v1 और v2 इन दोनों के मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज आप लोगों को वैसे भी सॉल्व करने आती होगी या आती है या नहीं, तो भी मैं बता दूं कि जब हम कोई ऐसी स्थिति पढ़ते हैं कि एक का मान दूसरे की तुलना में बहुत भारी है, ठीक है ना, और हमें इसको अप्लाई किस पे करना है, इस फॉर्मूले पे हमें अप्लाई करके देखना है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जो ज्यादा द्रव्यमान जिसको आप बता रहे हो, इस द्रव्यमान को आप कॉमन ले लो, ऊपर नीचे सब में से कॉमन ले लो आप, ठीक है। जैसे मैं करके बताती हूँ, यहाँ जैसे हमने m2 को m1 से ज्यादा भारी बताया, तो हम m2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो v1 के मान में ऊपर से m2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब पता है एक तरह से डिवाइड कर दो इन दोनों को, किससे, जो ज्यादा भारी है m2 से ही डिवाइड कर दो। तो m2 से डिवाइड करने से हमारे पास ये तो क्या बन जाएगा, m1 बटे m2 माइनस m2 में m2 का डिवाइड दिया तो 1, ठीक है, बटे में नीचे से भी m2 कॉमन ले लो, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, m1 बटे m2 प्लस 1 और u1 वेक्टर एज इट इज लिख दो, ठीक है, प्लस अब ऊपर देखो, ऊपर तो यहाँ पे 2m2 है ही, तो वहां तो कॉमन लेने की बात ही नहीं है, 2m2 एज इट इज लिख दो, बटे में नीचे से m2 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया हमारे पास फिर से m1 बटे m2 प्लस 1 और इंटू में u2 वेक्टर एज इट इज बच गया, ठीक है ना। ये सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी सॉल्व करने का तरीका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब ऐसे किसी मान को हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसका मान हम ज्यादा बता रहे हैं या जिसमें हम स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं, भाई m2 की विशेषता बता रहे हैं कि ये m1 की तुलना में ज्यादा भारी है, तो वो जिसके लिए विशेषता बता रहे हैं उसको आप सब में से कॉमन लो। अब कॉमन लेने से क्या होगा, m2 से m2 कट गया, यहाँ भी m2 से m2 कट गया, ठीक है। अब आपके पास देखो मान क्या बच रहा है, ये m1 बटे m2, सब जगह m1 बटे m2 आ रहा है। अब m1 का मान आपने m2 की तुलना में बहुत छोटा बताया, थोड़ा छोटा नहीं बहुत छोटा है, तो जब किसी बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का डिवाइड करते हैं तो मान कितना आता है, बहुत ही कम, लगभग 0 के बराबर आता है। जैसे आप ये मान लो कि 2 में अगर मान लो 1000 का भाग देते हैं, या मान लो 1 में अगर हम 1000 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -3 आती है, ठीक है ना। 10 की पावर -3 का मतलब कितना हो गया, 0.0001 ऐसे आता है मान हमारे पास। अगर उससे भी और ज्यादा बड़ी संख्या ले ली, इसमें मैं 10,000 का भाग दूं तो और छोटी आती जाएगी। तो
तो जब किसी बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, बहुत कम आता है। अब 0.0001 लगभग कैसा हो गया, बिल्कुल नगण्य के बराबर, बिल्कुल 0 के बराबर हो गया। तो इस मान को हम कैसा मानेंगे, नगण्य, ये नगण्य होता है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या बच जाएगा, देखो अब ये मान लगभग नगण्य है, आप 0 के बराबर इसको मानो, तो आपके पास यहाँ से लगभग 0 -1 बच गया, और सीधे हम लिखे -1 के बराबर बच गया। ये मान कैसा है, बिल्कुल नगण्य है, तो लगभग -1 बच गया। बटे में ये भी वही सेम चीज है, लगभग 0 के बराबर है, +1 है, तो नीचे +1 बच गया, और इनटू में u1 वेक्टर तो है ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो ऊपर तो 2 ही बच रहे हैं, नीचे यहाँ पे ये मान तो बहुत ही कम है, नगण्य है, प्लस का 1 जरूर बच रहा है, तो ये 1 और इनटू में u2 वेक्टर, तो बराबर आपके पास यहाँ तो क्या बच जाएगा, माइनस वेक्टर u1 प्लस 2u2 वेक्टर, ये मान आ जाएगा आपके पास v1 वेक्टर का। ये इतना सॉल्व करके मैंने बस इसमें बताया है, नेक्स्ट अपन डायरेक्टली करेंगे, आप लोग खुद उसे समझ जाएंगे। बस एक मैं समझा करके बता रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके, कि किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आए तो भी मैंने क्लियर बता दिया है कि m1/m2 का मान नगण्य होगा, तो इस मान को आप लगभग 0 मान सकते हो। नगण्य का मतलब यही होता है कि बिल्कुल 0 के बराबर लगभग, ठीक है ना। तो 0 -1 करे तो -1, 0 +1 करे तो भी +1, u1 एज इट इज है, यहाँ पे 2 ऊपर एज इट इज है, यहाँ पे 0 +1 करें तो 1 और u2 एज इट इज आ जाएगा। तो v1 का मान आपके पास बच जाएगा, ये नोट कर लीजिए इतना। अब ऐसे ही हम v2 का मान देखते हैं यहाँ से, तो v2 तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, सेम चीज हम किस में लगाएंगे, v2 में। तो v2 का मान हमारे पास क्या बच जाएगा, m2 ज्यादा भारी है, m2 कॉमन कर लेते हैं, ऊपर तो कितना बच गया 2, m1/m2 बटे में m2 कॉमन किया यहाँ से 1 + m1/m2, यहाँ से m2 कॉमन करने का मतलब नहीं है, ये हो गया मान, इनटू में u1 वेक्टर प्लस यहाँ से हम m2 बाहर ले लें तो क्या बच जाएगा 1 - m1/m2 बटे में फिर m2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा m1/m2 प्लस 1 और u2 वेक्टर एज इट इज, m2 से m2 कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, देखो 2m1/m2, ये मान लिख दिया हमने 2m1/m2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + m1/m2, क्योंकि कैसा है, नगण्य है, m1/m2 का मान लगभग कैसा है, नगण्य, लगभग नगण्य होता है। ये चिन्ह जानते हो ना, ये लगभग नगण्य का होता है, ये बिल्कुल बराबर नहीं होता, लगभग का साइन होता है, ये बराबर का साइन अपन ये लगाते हैं, और ये साइन का मतलब होता है लगभग, कि बिल्कुल ही नगण्य नहीं है, नगण्य के लगभग बराबर है, ये मतलब होता है कहने का, ठीक है। तो 2m1/m2, ये मान हमारा कैसा हो जाएगा, नगण्य है, तो 1 + एक तरीके से 0 करे तो मान 1 ही बच जाएगा, मतलब ये मान का कुछ मतलब नहीं रहा, 1 आ गया, और ये u1 वेक्टर एज इट इज हो गया, ठीक है ना। 2m1/m2 हमने लिख दिया एज इट इज, ये मान नगण्य है तो 1 + 0 1 ही आएगा एक तरीके से, अब 1 को आप भाग दे तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप देखो, ये मान नगण्य है तो 1 में से 0 माइनस करें तो भी कोई फर्क नहीं है, और ऐसे ही 0 में +1 करें तो भी कोई फर्क नहीं है, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा u2 वेक्टर। अब यहाँ पे फिर ये m1/m2 कैसा नगण्य मान ही है, तो ये इस पूरे मान को लगभग 0 ही कर देगा, तो v2 का मान आपके पास कितना बच जाएगा, u2 वेक्टर के बराबर। इस
स्थिति में ये वेगों का मान होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अंतिम वेग v2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, m2 द्रव्यमान का जो प्रारंभिक कण था u2 बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, और v1 का मान हमारे पास कितना आया था, -u1 + 2u2 के बराबर आया था। -u1 से मतलब क्या था कि वेग परिमाण में उतना ही होगा लेकिन दिशा में कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। इनके मतलब समझा करो कि v2 का मान u2 के बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो दो कण लिए थे, कुछ भी मान लो कि m1 m2 द्रव्यमान के जो हमने कण लिए थे, प्रारंभिक वेग इनके कितने थे, u1 और u2 थे, और अंतिम वेग v1 वेक्टर और v2 आ गया था हमारे पास। ठीक है ना, तो v2 का मान u2 के बराबर मतलब उस कण का जो प्रारंभिक वेग था u2 का लगभग उसके बराबर तो आ जाएगा वेग का मान। कब, इस स्थिति में जब m2 कण का द्रव्यमान m1 से बहुत ज्यादा भारी हो तब। ठीक है ना, और वैसे ही v1 का मान हमारे पास कितना आया था, तो माइनस का u1 + 2u2 के बराबर आया था। -u1 से मतलब क्या है कि इसके बराबर ही हो लेकिन इसके विपरीत दिशा में हो। ठीक है ना, तो ये मतलब होते हैं इनके। ये आपका थर्ड केस हुआ। अब ऐसे ही फोर्थ केस हम क्या मान लेंगे, अभी हमने माना m2 ज्यादा भारी हो तो, और नेक्स्ट केस हम क्या मान सकते हैं कि अगर m1 ही ज्यादा भारी हो तब क्या होगा। और ये केस आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, टक्कर में कभी वो पूछेगा तो आपसे पूरा पूछेगा, आपको ये चारों केस भी निकालने के लिए बोलेगा वो। ठीक है, या नंबर के हिसाब से देख लिया करो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, केस फोर्थ लिखो। यदि m1 कण का द्रव्यमान m2 की अपेक्षा अधिक हो या अत्यधिक हो, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जब m1 वेरी 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 ग्रेटर देन हो m2, m1 का द्रव्यमान जब m2 से कैसा हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम बिल्कुल सेम कंडीशन लगा देंगे। v1 का मान देखेंगे तब v1 वेक्टर का मान हमारे पास क्या आएगा। अब m1 कण का द्रव्यमान ज्यादा है तो हम m1 कॉमन कर लेंगे पूरे में से। तो देखो ऊपर m1 कॉमन लिया, क्या मान आ जाएगा, ये तो 1 हो गया -m2 बटे m1। ठीक है, नीचे से भी m1 कॉमन ले लिया हमने तो 1 + m2 अपॉन m1, और इनटू में u1 वेक्टर एज इट इज आएगा प्लस 2m2 ऊपर है ही, वहाँ कॉमन ले नहीं सकते हम। ठीक है, नीचे से हम m1 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बन जाएगा 1 + m2 बटे m1। ठीक है ना, यहाँ ऊपर कॉमन नहीं लेने का मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान तो वैसे ही बहुत कम है, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो भाई, इसमें आप किसी बड़ी संख्या का डिवाइड करोगे वो वैसे ही लगभग नेग्लिजिबल आएगा, इसीलिए हम नहीं लेते। ठीक है ना, क्योंकि m2 तो m1 से वैसे ही बहुत ज्यादा कम है, अब उसमें आप m1 का भाग दो तो मान तो लगभग नहीं के बराबर आएगा ही, इसलिए हम नीचे से कॉमन लेते हैं तो ये मान अपने आप हमारे पास m2 बटे m1 बन जाता है। ठीक है, और इंटू में u2 वेक्टर हो गया, m1 से m1 कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 - 0। अब यहाँ पे चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि m2 बटे m1 कैसा है, नगण्य है, नगण्य है, इसीलिए यहाँ पे 1 - 0 कर दे हम तो भी 1 बचेगा, 1 + 0 कर दे तो भी 1 बचेगा, 1/1 भी 1 बचेगा, तो मान कितना बच गया u1 वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारे पास ये तो देखो 1 + 0 1 के बराबर बच गया, मान क्या बचा हमारे पास 2m2 अपॉन m1,
और इनटू में u2 वेक्टर। अब m2 अपॉन m1 ये मान फिर से कैसा हो गया, चूंकि नगण्य है तो हमारे पास जो मान, ये पूरा मान ही लगभग 0, तो हमारे पास मान कितना बच गया, u1 वेक्टर, v1 वेक्टर का मान। मतलब कि इस स्थिति में जब m1 कण का द्रव्यमान m2 की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है ना, m1 कण ज्यादा भारी है, तो जो इसका अंतिम वेग v1 आएगा वो किसके बराबर आएगा, प्रारंभिक वेग के बिल्कुल बराबर आएगा, u1 के बराबर ही होगा। नोट कर लो इतना। लिख लिया। अब ऐसे ही हम v2 का मान देखते हैं। यहाँ पे आप लोग खुद निकालने की कोशिश करो, कॉपी में आप लोग करो, कर पाते हो नहीं, अब तो समझ में आ गया ना, 3 बार करके देख लिया हमने। बहुत इजी सी चीज है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि आपको इजी अभी लग रहा है जब तक मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप खुद करोगे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, इस वजह से पहले आप लोग खुद करके देखा करो साथ के साथ कॉपी में कि आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आपने ही करना है। v2 वेक्टर का मान देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, m1 कॉमन कर लो, ऊपर तो हमारे पास 2m1 है ही, नीचे से m1 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू u1 वेक्टर, प्लस m1 कॉमन कर लिया, m2 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m1 कॉमन लिया तो 1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू u2 वेक्टर। m1 से m1 कैंसिल, यहाँ भी m1 से m1 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 है ही, अपॉन में ये मान 0 के बराबर आ गया तो 1 प्लस 0 1 ही बचा, और 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं है, तो 2u1 वेक्टर के बराबर ये मान आ गया। प्लस m2 अपॉन m1 0 माइनस 1 करें तो माइनस का 1, और अपॉन में प्लस का 1, मतलब माइनस आ जाएगा बीच में, माइनस का u2 वेक्टर। ये आएगा हमारे पास v2 वेक्टर का मान, 2u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और स्थिति ये मान लेते हैं कि यदि हम ये मान लें, यदि m2 द्रव्यमान कैसा हो, बिल्कुल स्थिर हो। m2 द्रव्यमान भाई m1 का मान m1 से बहुत ज्यादा तो है, और m2 द्रव्यमान यदि स्थिर हो, यदि m2 द्रव्यमान स्थिर हो तो इसका वेग कितना होगा, 0, अर्थात m2 का वेग क्या है, u2 बराबर 0, u2 0 होते ही हमारे पास v2 का मान तक कितना आ जाएगा, 2u1 के बराबर, मतलब कि इसके u1 के प्रारंभिक वेग के दोगुने के बराबर वेग आएगा। तो ये सब भाई हम क्यों लगा रहे हैं, भाई हमने ये जो कंडीशन लगाई कि m1 का द्रव्यमान m2 से ज्यादा हो, यहाँ से हमें केवल क्या मिला है, इस v2 वेक्टर का मान मिला है। ठीक है ना, ये जो m2 हमारा द्रव्यमान था उसका वेग का मान कितना होगा वो मान मिला है। अब इसमें हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि यदि m2 को अब आप स्थिर और मान लो तो u2 का मान भी 0 हो जाएगा। तो ये सब क्या अलग अलग कंडीशन है, ये हमें बस पढ़नी होती है इस वजह से, क्योंकि हम तो भाई कोई भी नई चीज हम ट्राई करते हैं तो हम उसको क्या देखते हैं, अलग अलग तरीके से हम मेजरमेंट उसका लेते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम इधर से नापे तो क्या माने, उधर से नापे तो क्या माने, अब हम इसको दूना कर दे तो, अब हम इसको तिगुना कर दे तो, अब हम इसका मान आधा कर दे तो। ठीक है ना, तो ये सब बस अलग अलग कंडीशन है। आप सोचोगे कि मैम आपने इस मान में फिर ये भी बीच में क्यों डाल दिया, क्या मतलब है, तो मतलब कुछ नहीं है, ये v2 का मान ये भी सही है। इसी में एक और स्थिति बताई गई है, क्या कि अगर आपको स्थिति ये दे दी गई हो कि यदि m1 कण का द्रव्यमान m2 की अपेक्षा बहुत ज्यादा है तथा m2 द्रव्यमान स्थिर भी है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ भी तो दे सकते हैं, तो एक साथ दें तो उस कंडीशन में आप पहले एक को सॉल्व करके देखो, ये आ गया। अब आप दूसरी कंडीशन लगाओ कि m2 साथ में स्थिर भी है,
तो उसका वेग कितना है u2, तो u2 तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास v2 का मान ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब बस अलग अलग कंडीशन है, किसके लिए, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। ठीक है, कि जब उन दोनों कणों में किसी प्रकार का ना कोई एंगल बन रहा है, ना कुछ और, कुछ भी नहीं हो रहा उनमें, बस सीधे सीधे वो टकरा गए। ठीक है ना। तो उसके लिए ही हमने ये इतनी सारी कंडीशंस पढ़ ली। नोट कर लो इतना। सब ऐसे छोटी छोटी चीजें ही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपके लेवल पे तो इतनी चीज़ें ही आती हैं, तो इतना हमें आना ही चाहिए। टक्कर पे आपके अभी तक ऐसे कोई खास न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रखे हैं। हाँ, आपके क्वेश्चन ये आते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर को समझाओ, अप्रत्यास्थ टक्कर को समझाओ, या उनके अलग अलग केसेस आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें ही आई हुई है आपके जहाँ तक है इसमें से। द्रव्यमान केंद्र वगैरह पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, द्रव्यमान केंद्र पे। और एक अपन बाद में पढ़ेंगे रॉकेट, रॉकेट का सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, उस पर आपके क्वेश्चन भी आए हुए हैं बहुत बार, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें तो आपका मेनली यही पूरी थ्योरी, क्या थ्योरी के साथ ही जो भी पूरी डेरिवेशन है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। आपका ये आएगा पूरा एक बड़ा सारा क्वेश्चन, एक साथ पूरा का पूरा याद करो और बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ पूरा। या तो पूरी प्रत्यास्थ टक्कर पूछ लेगा या पूरी अप्रत्यास्थ टक्कर पूछ लेगा, इस तरीके से कुछ भी, है ना। समझ आ गया इतना। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, हमारा संवेग और प्लस गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित हमने बताई थी। ठीक है ना, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या फिर नहीं। ठीक है ना, तो हम गतिज ऊर्जा का संरक्षण देखते हैं। तो लिखो, प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण, कि हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या कंडीशन मानते हैं कि तो द्रव्यमान हम ले ही रहे हैं m1 m2, ठीक है ना, उन दोनों का वेग जो भी होगा वो हो ही जाएगा। और हमें बस क्या मानना है कि m2 द्रव्यमान को हम यहाँ स्थिर मान करके काम करते हैं कि m2 द्रव्यमान कैसा है, क्योंकि यहाँ हमने ज़्यादातर केस कौन से पढ़े हैं कि जब m1 m2 में टक्कर हो रही है, m2 कैसा स्थिर कण है। ठीक है ना, उस कंडीशन में हम देख रहे हैं, तो इनके टकराने के बाद में वेग क्या होंगे, और फिर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, माना दो पिंड, अब थ्योरी आपकी यही होती है, कई बार आप बोलते हैं ना नोट्स लिखवाओ, जो यहाँ लिखा जाता है यही होते हैं नोट्स। हर टॉपिक में ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा एक एक पेज सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखवाई जाए फिर ये करवाया जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो साथ के साथ लैंग्वेज चलती है प्लस डेरिवेशन करते हैं, यही आपके नोट्स है, इनको एज इट इज नोट किया करो। ठीक है ना, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः
तथा m2 है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, वेग या लिखें हम प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 से गति करते हैं। ठीक है, जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 से गति करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि यदि द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2 से टकराता है, ब्रैकेट में लिखना, जहां m2 हमने मान लिया स्थिर अवस्था में है, जहां m2 द्रव्यमान स्थिर अवस्था में है, ब्रैकेट पर। ठीक है ना, हमने क्या माना, यदि द्रव्यमान m1 m2 से टकरा रहा है, ठीक है, और जो कि कैसा है, पिंड स्थिर अवस्था में है, तो टकराने के बाद इनके वेग क्रमशः, टकराने के वेग बाद में हम वेग क्या मान लेते हैं, दोनों v1 और v2, तो v1 तथा v2 होंगे। ठीक है, दोनों में टक्कर हुई तो टकराने के बाद इनके वेग में परिवर्तन होगा और वो कितना हो जाएगा, v1 तथा v2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि टक्कर से पूर्व इनकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी थी, क्योंकि हम तो गतिज ऊर्जा के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं टक्कर से पहले कितना था कुल गतिज ऊर्जा। तो टक्कर से पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, निकाय मतलब इन दोनों पिंडों का जो कुल निकाय है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो u प्रारंभिक को u इनिशियल हम बोल देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि m2 तो कैसा है, स्थिर है, इसलिए इसका वेग कितना, u2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो केवल कितना आएगा, पहले कण की वजह से जो जितनी गतिज ऊर्जा होगी वही आएगी, ui का मान हाफ m1 u1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, टक्कर से पूर्व इनकी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और u2 का मान 0 हो गया। अब ऐसे ही टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा देखें, टक्कर के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, अब टक्कर होने के बाद में तो u2 करंट चल जाएगा। ठीक है ना, हमने ये कंडीशन देखी थी ना, क्या, ये दो द्रव्यमान m1 और m2 हमने लिए, m1 और m2 दोनों के वेग कितना है, u1 u2। तो पहले हमने अभी क्या कंडीशन मानी है कि m2 विराम अवस्था में, मतलब u2 बराबर कैसा है, 0 है, तो u1 इसको m1 द्रव्यमान जाके इसको टक्कर मारेगा, और टक्कर के बाद में हमने क्या पढ़ा था
कि M2 भी चल जाएगा। नॉर्मली भी हम जानते हैं, जैसे कोई बॉल अभी हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ मान लो कोई बॉल रखी हुई है, लेकिन उसको पीछे से हमने धक्का मार दिया, तो पहले वो स्थिर थी, धक्का मारते ही बॉल आगे चली जाती है ना, तो उसमें क्या, उसमें कुछ ना कुछ अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफर कर देता है, तभी तो। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा कैसे संरक्षित रहेगी, मतलब पहले जितनी गतिज ऊर्जा है बाद में भी आपको गतिज ऊर्जा उतनी ही मिलेगी, तो फिर ये चला कैसे, इसको गतिज ऊर्जा कहाँ से मिली, वही चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, टक्कर के बाद में तो क्या होगा, निकाय की जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो M1 द्रव्यमान और M2 दोनों के कारण होगी, क्योंकि टक्कर के बाद M2 भी गति करेगा, ठीक है ना। तो U फाइनल, अंतिम गतिज ऊर्जा होगी, फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। नोट कर लीजिए इतना। आगे चले। अब देखो हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, जब M2 कण का द्रव्यमान कैसा हो, स्थिर हो, ठीक है ना। सॉरी, M2 कण जो है, हाँ, वो खुद कैसा, स्थिर हो, U2 का मान 0 हो। तो अभी हमने वो कंडीशन देखी थी कि जब दूसरी कंडीशन, अभी आप लोग पीछे पेज पलटो, हमने जो चारों कंडीशन पढ़ी उसमें से सेकंड नंबर की कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, कि जब M2 द्रव्यमान स्थिर हो, मतलब जब U2 का मान 0 हो, तब हमारे पास दोनों वेगों का मान क्या आया था, V1 V2 का मान। तो V1 का मान हमारे पास आया था M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू U1, ये मान आया था हमारे पास V1 का, M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू में U1, ठीक है। और V2 का मान हमारे पास क्या आया था, 2M1 U1 बटे M1 प्लस M2, 2M1 U1 बटे M1 प्लस M2 आए थे ये दोनों मान हमारे पास, V1 और V2 के मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहो ब्रैकेट में लिख लेना, जब M2 स्थिर हो, ठीक है ना, उस स्थिति के लिए V1 V2 का मान हमारे पास ये आया हुआ है, हमारी कंडीशन नंबर सेकंड से, वहां हम V1 V2 का मान ये लाए। अब इस V1 V2 का मान इस समीकरण नंबर 2 में रखते हैं हम, तो समीकरण 2 में V1 व V2 का मान रखने पर ठीक है ना, हमें तो बस क्या देखना है, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा है ये, तो हमें ये देखना है कि अंतिम स्थिति, सॉरी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है हमारी ये, हमें देखना है कि जो अंतिम गतिज ऊर्जा है ये इसके बराबर आती है या नहीं, इसके बराबर आएगी तभी तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, जब U फाइनल बराबर होगा U इनिशियल तभी गतिज ऊर्जा संरक्षित होगी। तो हमें ये देखना है, तो हम क्या करते हैं, V1 V2 का मान इस स्थिति के लिए, जब M2 स्थिर हो, इस स्थिति के लिए V1 V2 का मान इस समीकरण 2 में डाल के हम तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मान आता है। तो U फाइनल बराबर, यहाँ देखो, अभी पहले आप लोग नोट मत किया करो, नोट करने के लिए टाइम दिया जाता है, पहले देखा करो सॉल्व कैसे कर रही हो, उसके बाद में नोट कर लिया करो, ठीक है। हाफ M1 V1 स्क्वायर, तो V1 का मान है ये, इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास,
m1 माइनस m2 इसका होल स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इंटू में u1 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर ये मान कंप्लीट हो गया, प्लस 1/2 m2, v2 का मान यहाँ से हम रखें, v2 का स्क्वायर है तो देखो 2 का स्क्वायर 4, m1 स्क्वायर और u1 का स्क्वायर, ऊपर तो मान आ गया हमारे पास ये, नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरणों से हम अब क्या करते हैं, कुछ इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है वो आप देखो, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ले लिया। u1 स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो u1 स्क्वायर ले लेंगे। m1 इसमें सिर्फ m1 आ रहा है, इसमें m1 स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या m1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों का ही काम चल जाए। तो हमने m1 कॉमन ले लिया और u1 स्क्वायर आ रहा है दोनों में तो u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास मान क्या बच गया, यहाँ तो हमारे पास बच गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ से इतना मान बच गया, प्लस यहाँ हमारे पास क्या बच गया 4, m1 स्क्वायर में से हमने सिर्फ m1 कॉमन लिया था तो यहाँ एक m1 बच गया हमारे पास और एक ये m2 भी बच गया, और बटे में कितना हो गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये मान पूरा हमारे पास बच गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो देखो 1/2 m1 u1 स्क्वायर क्या आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को, दोनों का एलसीएम m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो m1 प्लस m2 से ये तो कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी ये सेम है कैंसिल, इंटू करने पे क्या बच गया 4m1 m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे m1 प्लस m2 स्क्वायर से कैंसिल, सेम से सेम कैंसिल, बच के गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी सेम से सेम कैंसिल, बच के गया 4m1 m2। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, चले आगे। अब तो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया होगा ना मैकेनिक्स में, चीजें समझ आने लग गई होंगी अब तो, क्या है, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा है, बस देखो चीजों को बहुत आसान से कैलकुलेशन से इन्हें सॉल्व करते जाना होता है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से यू फाइनल बराबर, आगे सॉल्व करें हम इसे, क्या मान आएगा देखो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अंदर हम क्या करें, इसके स्क्वायर को खोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है, इसको किससे खोलते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी फॉर्मूले से हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर मतलब m1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस का m2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2m1 m2, ठीक है, खोल दिया, और प्लस का ये 4
जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करें तो क्या मान मिल रहा है। एक बटे दो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ऐसे चीज बच गया। अब ये प्लस का 4 m1 m2 है और माइनस 2 m1 m2 है, सेम है, 4 माइनस 2 2 बच गए, प्लस के 2। ठीक है ना, दोनों मान m1 m2 का ही है, बस प्लस का 4 और माइनस का 2, तो 2 बच गया प्लस का, तो 2 m1 m2 ये बच गया। और बट्टे में अब ये कैसा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, तो इसको हम खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब m1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब m2 स्क्वायर प्लस 2ab 2m1 m2। अब हमारे पास ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम मान आ गया। ठीक है, ये पूरा सेम से सेम कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर u फाइनल, और यही मान हमारे पास u इनिशियल का आया था प्रारंभिक वेग, यही बराबर क्या था, u इनिशियल था u फाइनल। इससे समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 हमने लिखी थी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, समीकरण 1 से ui का मान इतना ही आया था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो u फाइनल इतना ही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में कणों की कुल गतिज ऊर्जा का मान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। अतः गतिज ऊर्जा संरक्षण या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ टक्कर में, यहाँ लिख लेना, अतः प्रत्यास्थ टक्कर में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। सॉल्व कर लो। तो ये आपका प्रत्यास्थ टक्कर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी हमने, एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी, उसके बाद हमने उसके 3-4 अलग अलग केस भी लेके देख लिए। दोनों द्रव्यमान कैसे हो, एक बड़ा m1 बड़ा हो तो, m2 बड़ा हो तो, दोनों का मान बराबर हो तो, या फिर एक स्थिर हो दूसरा गतिशील हो तो। ठीक है ना, हर कंडीशन में देख लिया। और एक चीज हमने कही थी कि प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, तो हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि हाँ गतिज ऊर्जा वाकई में संरक्षित तो होती है। ठीक है ना, हमने प्रारंभिक और अंतिम कणों की गतिज ऊर्जा का मान भी देख लिया, कैसा बराबर आया हमारा, इसका मतलब ये भी कुल संरक्षित रहती है। तो ये आपका प्रत्यास्थ टक्कर का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा प्रत्यास्थ टक्कर से रिलेटेड। ठीक है ना, यही पूछा जाएगा प्रत्यास्थ टक्कर, ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा, प्रत्यास्थ टक्कर की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसे सिद्ध कीजिए। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये हो गए। अब हम चलते हैं कहाँ, अप्रत्यास्थ टक्कर।
अप्रत्यास्थ टक्कर, इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, कुल संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन कणों की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, ठीक है ना। और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कैसे, कि मान लो, और हाँ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हमने किसको कहा था, कि जब कोई दो पिंड जो है कि वो आपस में गति करे लेकिन टकराने के बाद दोनों एक संयुक्त पिंड बन जाए, मतलब एक पिंड के रूप में ही हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है ना। लेकिन वहां हमने ये पढ़ा था कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ होने का मतलब ये नहीं है कि पहला कण जो है वो अपनी गतिज ऊर्जा बिल्कुल 100% खो देगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो गतिज ऊर्जा में जो कमी हो रही है, क्योंकि संरक्षित नहीं रहने का मतलब क्या है कि पहले तो कुछ गतिज ऊर्जा रही ही होगी तभी उन्होंने टक्कर की, ठीक है ना, लेकिन बाद में वो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि जो कणों के बीच में जब टक्कर होती है और टक्कर के बाद में यदि वो दोनों कण कैसे एक संयुक्त कण के रूप में रह जाते हैं, इसका हमने एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे कि हम अगर गोली को कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया और उसमें अगर हम चलाते हैं तो गोली क्या होती है, और जैसे आप मान सकते हो लकड़ी का टुकड़ा ये तो कैसा स्थिर रखा हुआ है, m2 कैसा है, स्थिर है, इसके लिए u2 बराबर 0 है, और m1 कैसा है, गोली मान लो इसको m1 द्रव्यमान, ये कैसे चली आ रही है अपनी u1 वेग से, ठीक है ना। टक्कर के बाद में गोली इसमें घुस जाती है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि गतिज ऊर्जा जो थी इसकी वजह से जो गतिज ऊर्जा रही होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी आगे जाकर के 0, तभी तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रही, क्योंकि ये तो पहले से स्थिर है ही इसकी गतिज ऊर्जा। लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब ये नहीं होता कि गतिज ऊर्जा खोने का मतलब कि उसने 100% अपनी गतिज ऊर्जा खो दी। हाँ, गतिज ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो कमी कितनी अधिकतम होती है, अधिकतम होने से मतलब ये हो सकता है कि वो 99.9999% तक भी अपनी गतिज ऊर्जा खो दे, लेकिन 100% खो दे ऐसा नहीं होता। या हम ये बोले कि ऐसा नहीं कि लकड़ी में गोली टच होते ही बस रुक गई, वो अंदर तक भी तो जाती है, थोड़ी अंदर तक तो वो करती है ना गति, तो ऐसा तो नहीं है चिपकते ही गतिज ऊर्जा बिल्कुल 0 हो गई, वो लकड़ी से टकराई उसके अंदर भी जाके कुछ देर तक गति करती है, वो उसका कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उसमें में तो मतलब जो इसमें कमी होती है गतिज ऊर्जा का जो ह्रास हो रहा है, ह्रास वो कैसा होता है, अधिकतम होता है, लेकिन 100% 0 नहीं कह सकते आप उसको। ये कंडीशन उस दिन भी बताई थी मैंने, इसलिए आज फिर से मैंने आपको रिमाइंड करवाया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये हुई बात। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर कैसी होती है, ठीक है ना। लिखो, एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, या इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, दोनों ही लिख लेना, ठीक है ना, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, दोनों में से कोई भी है, ऐसा नहीं कि एक विमीय सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर आ गया एग्जाम में तो कर दिया, और जैसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर आ गया तो आप बोलोगे मैम ने करवाया ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए बता रही हूँ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के नाम से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कोई भी दो कण हम मान लेंगे, टक्कर इन दोनों की कैसी होगी, बिल्कुल सीधी और एक विमा में होगी, ठीक है ना, इन दोनों कुछ न कुछ अपने प्रारंभिक वेग से दोनों पिंड कैसे आपस में टक्कर करेंगे, और टक्कर करने के बाद में देखते हैं उनके बीच में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं, माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कण प्रारंभिक वेग क्रमशः u1
से गति करते हैं। ठीक है, तथा आपस में टक्कर करते हैं। आपस में क्या कर लेंगे, दोनों टक्कर कर लेते हैं। ठीक है, तथा टकराने के बाद क्या होगा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की कंडीशन क्या होती है कि दोनों कण आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं और एक संयुक्त कण की भांति व्यवहार करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो टकराने के बाद दोनों कण चिपक कर एक संयुक्त कण की भांति व्यवहार करते हैं। तथा वेग भी, अब तो दोनों कण मिलकर के एक कण बन गए, तो इनका वेग भी एक सिंगल होगा, वेग भी से गति करते हैं। ठीक है, कि प्रारंभिक वेग तो u1 u2 से गति कर रहे थे और आपस में टक्कर की, लेकिन टक्कर के बाद में दोनों क्या एक संयुक्त कण की भांति ही व्यवहार करने लग गए और चिपक करके एक ही वेग v से गति करने लग गए दोनों। ठीक है, तो हम इसे कुछ ऐसे देख सकते हैं, ये जैसे m1 द्रव्यमान है, यह है m2 द्रव्यमान, इनका प्रारंभिक वेग कितना था, वेक्टर u1 वेक्टर u2। ये कब की स्थिति है, टकराने से पूर्व, टकराने से पूर्व। ठीक है, और टकराने के बाद ये दोनों कैसे हो जाएंगे, m1 m2, इन दोनों बिल्कुल चिपक करके एक कण बन जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल है ना, और वेग इन दोनों का क्या हो जाएगा, वेग भी। कब की स्थिति है ये, टकराने के बाद की। ठीक है, और ये पूरी टक्कर कैसी है, एक विमीय होगी। ये कंडीशन होगी इन दोनों पिंडों की टकराने से पूर्व और टकराने के पश्चात। नोट कर लीजिए इतना। अब यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा तो संरक्षित होगी नहीं, केवल किसका संरक्षण होगा, संवेग का संरक्षण होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं संवेग संरक्षण से। अब पहले जब हमने अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी थी, सॉरी प्रत्यास्थ टक्कर जब पढ़ी थी, तो टकराने के बाद दोनों पिंड वापस फिर अलग अलग हो गए थे, तो उन दोनों का वेग क्या था, v1 और v2। तो v1 v2 दोनों की हमने कैलकुलेशन की थी। ठीक है ना,
वही v1 v2 के मानों को लेकर के तो हम चारों केस पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पे तो क्या है, दोनों चिपक करके ही रह गए और इन दोनों का सिर्फ एक वेग हो गया v, तो हमें बस इस वेग v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम वेग जो है पिंडों का या कणों का, उसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, संवेग संरक्षण सिद्धांत से संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू बी के बराबर, मतलब द्रव्यमान इंटू पिंड का या कण का वेग कितना है उसके बराबर होता है किसी कण का संवेग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो कण है, m1 का m1 द्रव्यमान का वेग है u1, m2 का वेग है u2। तो हम क्या लिख सकते हैं, टकराने से पूर्व कुल संवेग किसका है, कणों का, बराबर टकराने के पश्चात कुल संवेग। तो टकराने से पहले कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2। कुल की बात हो रही है, m1 u1 किसका, पहले द्रव्यमान का है, m2 u2 दूसरे द्रव्यमान का है, और कुल कितना हो गया, दोनों का प्लस, बराबर। टक्कर के बाद तो ये दोनों चिपक करके एक संयुक्त कण बन गए, मतलब इस पूरे पिंड, ये पूरा मतलब एक सिंगल कण की भांति व्यवहार करने लग गया। ठीक है ना, ये मतलब हुआ संयुक्त कण का। तो इस पूरे कण का द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2, और ये पूरा एक वेग किससे चल रहा है, v वेग से। ठीक है, तो यहाँ से बस हमें v का मान, तो v बराबर कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेग v बराबर m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ये हमें क्या मिल गया, अंतिम वेग। अंतिम वेग v, नोट कर लीजिए। अब यहाँ इस टक्कर में विशेष स्थिति एक ही होगी क्या, लिखें, टक्कर की विशेष स्थिति जब m2 कैसा मान ले हम, विराम अवस्था में, जब m2 कण विरामावस्था में हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल अभी बताया ही, जैसे लकड़ी में गोली चलाते हैं हम कोई, तो क्या होता है, लकड़ी खुद तो विरामावस्था में होती है, गोली गति करती है। ठीक है ना, और ये कंडीशन किसके लिए, इस पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। इसलिए यहाँ विशेष स्थिति हम क्या मानेंगे कि जब m2 कण विराम अवस्था में हो, अर्थात
वेग u2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें अंतिम वेग b बराबर क्या मिल जाएगा b बराबर u2 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो सिर्फ वेग का मान कितना मिल जाएगा m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर। ये हो जाएगी हमारी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए विशेष स्थिति। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ टक्कर तो प्रत्यास्थ टक्कर से भी ज्यादा इजी है, इसलिए मोस्टली आपके जहां तक है अगर बड़े ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया तो वो आपसे प्रत्यास्थ टक्कर पूछेगा जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है कि मतलब 3-4 केस वगैरह होते हैं, थोड़ा ज्यादा करने का मौका मिल जाता है, इसीलिए ये तो बस छोटा सा है क्योंकि इसमें सिर्फ संवेग संरक्षण सिद्धांत लगाना है और हमारे पास दोनों का वेग एक ही आता है v का मान। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये विशेष स्थिति, तो यहाँ पे आप किसका u2 0 हो तो v का मान सीधे यहाँ से बता सकते हो, जबकि वहां पे तो हमने काफी सारे केस पढ़े थे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे संवेग हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं। ठीक है, हमने बोला तो है कि हमारी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ठीक बात है, लेकिन साथ के साथ हमने ये भी बोला है कि अब संरक्षित रहने का ये मतलब भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही हो जाए गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो रहती है। तो हम देखते हैं कि अगर कुछ ना कुछ रहती है तो कमी कितने की होती है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो हेडिंग डालो अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर में, ये सीधी से मतलब हमारा एक विमीय से ही है कि अभी इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा। ठीक है ना, तो सीधी एक विमीय टक्कर में गतिज ऊर्जा ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में ह्रास। गतिज ऊर्जा में ह्रास, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं, और यदि कुछ ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब कमी, ठीक है ना, कुछ कमी हो रही है तो कितनी कमी होती है ये हमें देखना है कि अगर कुछ कमी होगी भी तो कितनी कमी होगी। या गतिज ऊर्जा का क्षय भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा में ह्रास है, इसको आप क्षय भी बोल सकते हो। ठीक है ना, क्षय। तो ये हमें देखना है किसके लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो यहाँ भी कंडीशन तो हम दोनों वही वाली मानेंगे कि दोनों जो पिंड हैं वो दोनों कैसे एक सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर करेंगे, और टक्कर के बाद में हम इनके वेग की गणना करते हैं कि दोनों का वेग कैसा होगा। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि माना m1 द्रव्यमान का कण m2 द्रव्यमान के एक स्थिर कण से टक्कर करता है। कैसी टक्कर, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ टक्कर करता है तथा टक्कर के पश्चात चिपक कर एक संयुक्त कण
कण की भांति एक संयुक्त कण के रूप में v वेग से गति करता है। ठीक है, अभी जो हमने क्या बताया, जो नॉर्मल कंडीशन बताई है वो, तो टक्कर के बाद में हमारे पास वेग कितना आ जाएगा, तो टक्कर के पश्चात वेग v बराबर, तो वेक्टर v का मान अभी हमने जो स्पेशल कंडीशन बताई थी, जब m2 कैसा हो, स्थिर कण के रूप में हो, ठीक है ना, तो हमारे पास वेग v का मान क्या आया था, तो हमारे पास, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, स्थिर कण है जब m2 द्रव्यमान, ठीक है ना, तो m2 द्रव्यमान स्थिर हो, तो उसके लिए अभी हमने स्पेशल कंडीशन पढ़ी थी, तो तब हमारे पास वेग v का मान क्या मिला था, m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू में u1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये मान मिल गया हमें m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू में u1। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गतिज ऊर्जा का संरक्षण। सबसे पहले हम लेते हैं कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी है, तो टक्कर से पूर्व, अभी जैसे पहले हमने प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण देखा था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ui मान ले हम इसे, ui बराबर, तो टक्कर से पहले भी हमने क्या बताया, m2 तो स्थिर है, मतलब u2 का मान 0 है, तो ui सिर्फ किसकी वजह से आएगा, m1 की गतिज ऊर्जा के कारण, तो m1 की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक, समझ गए ना, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, m2 स्थिर है और m1 जाकर के उससे टक्कर कर रहा है, तो इस वजह से u2 का मान तो 0 है, तो m2 के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m2 u2 स्क्वायर, उसका मान तो 0 हो गया, तो कुल गतिज ऊर्जा सिर्फ किसकी वजह से हो गई, इस m1 पार्टिकल के कारण, m1 द्रव्यमान के कारण। ठीक है, तो ये टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। अब ऐसे ही टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा u फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, द्रव्यमान दोनों का संयुक्त हो गया m1 प्लस m2, और वेग कितना हो गया था v, m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, लिख लिया। अब हम यहाँ से, हमारे पास वेग का मान है ही, इस वेग का मान अगर हम यहाँ समीकरण 3 में रखते हैं, तो ये वेग का मान उस कंडीशन में तो है कि जब m2 द्रव्यमान कैसा हो, स्थिर हो, और u2 का मान 0 हो, उस अवस्था में कण का वेग है ये। ठीक है ना, जो हमने अभी स्पेशल कंडीशन से लिखा है। अब इस वेग का मान हम समीकरण 3 में रखें,
समीकरण 3 में रखने पर u फाइनल का मान क्या मिल जाएगा, 1/2 m1 प्लस m2 और b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो अंदर हमने स्क्वायर किया m1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर और बटे में क्या है m1 प्लस m2, तो इसका होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया 1/2, m1 प्लस m2 है यहाँ पे 2 है, एक कट जाएगा, m1 प्लस m2 का मान यहाँ नीचे पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक है, एक कट गया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, इंटू 1/m1 प्लस m2, ये बच गया। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से हम एक m1 ले लें तो m1 u1 का स्क्वायर इंटू में एक m1 हम यहाँ लिख देते हैं, m1 बटे में m1 प्लस m2। अब इस समीकरण 2 से ये 1/2 m1 प्लस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर का मान आ रहा है आपके पास, ये मान कितना आ रहा है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, जो इस समीकरण 2 से किसके बराबर है, ui के बराबर, ठीक है ना। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ui इंटू m1 बटे m1 प्लस m2, मैं लिख लेना समीकरण 2 से। किसका मान आ रहा है, ये u फाइनल का मान, ठीक है ना। ये मान हमें किसका मिल रहा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो मिल रही है टक्कर से पूर्व, जो हाफ m1 u1 स्क्वायर के बराबर है, तो ये कितनी ui थी और इंटू में ये मान एज इट इज हमने लिख ही दिया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों गतिज ऊर्जाओं का रेशो, तो u फाइनल बटे u इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा, m1 बटे m1 प्लस m2, ये आपके पास आ गया इन दोनों गतिज ऊर्जाओं का मान, या इनका रेशो आ गया। नोट कर लीजिए इतना। अब हम यहाँ से आगे क्या देख सकते हैं, ये इन दोनों का हमारे पास अभी दो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का रेशो आया है, इन दोनों का अनुपात आया हमारे पास। यदि हम ये कंडीशन ले कि यदि u फाइनल बटे u इनिशियल, ये जो अनुपात है इसका मान कितना हो, लेस देन 1 हो, एक से कम आए यदि इस अनुपात का मान, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि u फाइनल लेस देन क्या हो जाएगा, u इनिशियल, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो u फाइनल लेस देन हो जाएगा u इनिशियल से, ठीक है ना। अर्थात ये हमें क्या बता रहा है कि अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कम है, सही बात है। u फाइनल क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से इसका मान कम है, इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा का क्षय हो रहा है, कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्यादा थी लेकिन अंत में गतिज ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, मतलब गतिज ऊर्जा क्या हुई, उसका क्षय हो गया। अर्थात गतिज ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। जब टॉपिक डाला था तब हमने ये बोला था क्या कि पहले तो हमें ये देखना है कि इस अप्रत्याशित टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं, या गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है या नहीं, और यदि होता है तो कितना होता है, दो चीजें पता करनी थी। तो पहला रेशियो यहाँ से हमें ये पता चला कि u फाइनल मतलब फाइनल कणों की या कणों की जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसका मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कम है, ठीक है ना। अब अगर पहले गतिज ऊर्जा 100% थी और बाद में गतिज ऊर्जा 70% मिली या 60% मिली, तो उससे हमें क्या पता चला कि इसका मतलब गतिज ऊर्जा में कमी हुई। इसका मतलब ये तो हमने कह दिया कि गतिज ऊर्जा
का क्षय होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा संरक्षित तो नहीं रहती, ठीक है ना। तो अर्थात गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। किसके लिए संरक्षित नहीं रहती? इस सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। ये ध्यान रखना, सबके लिए संरक्षित रहती नहीं। अभी आप कौन सा केस पढ़ रहे हो? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इस अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। अब इसमें कितनी कमी होती है? तो यदि हम एक कंडीशन और मान लें कि यदि m1 बराबर m2 हो, दोनों द्रव्यमान कैसे हो? समान हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? u फाइनल बटे u इनिशियल बराबर कुछ भी m1 के बराबर मान लो, तो m1 बटे m1 प्लस m1 2m1, m1 से m1 कट गया, मतलब ये मान कितना मिल गया आपको? 1/2 के बराबर। मतलब कि u फाइनल बटे u इनिशियल का मान हमें मिल गया 1/2 के बराबर। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं? 50%। मतलब गतिज ऊर्जा में हास कितना हुआ? 50%। हाफ का मतलब टोटल गतिज ऊर्जा कितनी? 1 थी, तो यहाँ पे इन दोनों में रेशियो क्या है कि इसमें कमी कितनी हुई? हाफ के बराबर हो गई, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से आप देखो तो 2u फाइनल के बराबर आएगा u1, मतलब u1 अपनी गतिज ऊर्जा का कितना रह गया? 1/2। यहाँ से आप ये कह सकते हो ना ui बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? u फाइनल बटे 2। तो ui का मान कितना रह गया? अपनी अंतिम गतिज ऊर्जा का केवल आधा मान रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात गतिज ऊर्जा का क्षय 50% होता है। इस कंडीशन में जो इसका क्षय होगा वो कितना होगा? 50% क्षय होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट अप्रत्यास्थ टक्कर का। इसमें हमने गतिज ऊर्जा देख ली, प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित कहा था तो संरक्षित निकली भी, और यहाँ हमने कहा संरक्षित नहीं रहती, तो हमने देख लिया कि हाँ संरक्षित नहीं थी। क्षय हुआ, कितना क्षय हुआ? 50% तक इसका क्षय हुआ। तो हमने यही कहा था ना पहले भी कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि गतिज ऊर्जा 100% खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। क्षय होगा, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं उसका क्षय कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, जितना ज्यादा क्षय हो सकता है उतना ज्यादा। तो यहाँ हमने 50% क्षय हो सकता होगा इस कंडीशन में, तो ये 50% तक इसका क्षय हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये पूरा नोट कर लो और इस टॉपिक को फिर से पढ़ लेना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, हम टक्करों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम 2D में इनकी टक्कर कैसे होती है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।